आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक जो देश के खिलाफत कर रहा है वो आप पे बंदूक चलाए, जब देश की रक्षा के लिए आप खड़े हैं, आप धर्म के लिए खड़े हैं और आप कुछ ना करें? तो ये तो नहीं होता। ट्रेनिंग किस बात की थी कि बंदूक पीठ खुजाने को थोड़ी दिया था। वॉट एम आई आपके साथ खड़ा हूँ तो आपको मुझे हराने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। जिंदा रहूँगा, उठता रहूँगा, है ना। मैं रुकूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। जिंदा हूँ जब तक जिंदा हूँ। आप आईपीएस छोड़ रहे थे उस समय, वो फैमिली प्रेशर जो मुझे लगता है 90% लोगों को होगा, तो उसे आप किस तरह से हैंडल किए? क्योंकि आनंद मिश्रा का उस समय मुझे लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है। बहुत रहेगा। देखिए, एक ऐसा परिवार जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, आप मेरे गांव पे जाके मेरा घर देखेंगे, आधा अभी भी आधा मिट्टी का घर है। तो कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, कोई बहुत चमकती गाड़ी नहीं है, कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास कि बहुत कुछ हो। तो वैसे परिवार से जब आते हैं कि जब आने के बाद भी मुझे आई एम स्टिल गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी कोई बहुत पैसे नहीं मेरे पास। बिहार की आन बान शान आनंद मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद है, यूथ आइकन है। मैं बता दूं आपको कि कहा जाता है कि जिनका बाघ का कलेजा देके ऊपर वाला भेजा, बहुत रील वायरल है। सर सच में जो डिसीजन आप लिए हैं वो एक बाघ का कलेजा ही लेगा। चलिए हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस आनंद मिश्रा से जिसने पहली बार ये प्रतिज्ञा लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। कब? वो क्या था? मतलब कहा जाता है कि बिहार का बच्चा आईएएस तब बनता है जब दिल टूटता है। इसलिए मैं आईपीएस बना। है ना। तो ऐसा नहीं है, एज नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव है कि जब छोटे थे तो होता है ना कि एक आदमी जब बढ़ना शुरू होता है तो हर आदमी का एक एप्टीट्यूड होता है, जिसको अंग्रेजी शब्द एप्टीट्यूड है। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक पेशे के लिए, एक प्रोफेशन के लिए कट आउट होते हैं, बने हुए होते हैं। कुछ होते देखिए बचपन से बड़ा पढ़ाने में समझाने में ठीक रहता है, टीचर के लिए पैदा हुआ है। कुछ लोग होंगे जो सब कुछ ठीक करता है, सबका केयर करता है, सबका ख्याल रखना है, वो डॉक्टर टाइप होता है। कुछ लोग होगा तोड़ देगा पहले, फिर पूरा देखेगा, फिर उसको बनाएगा, है ना, या जोड़ जाड़ के, वो इंजीनियर टाइप होता है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं लोग जो कि हमेशा मतलब हर चीज़ में आगे आगे जाएंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो कूद जाएंगे, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। तो वो थोड़ा से पुलिसिया होते हैं। तो मैं इसी कैटेगरी का बचपन से था। तो मुझे हमेशा से पता था कि मुझे पुलिस ही बनना है। बचपन के कुछ थे ऐसी चीज़ें। एक सिपाही को एक बार देखा था, बहुत छोटा था मैं, उससे बड़ा इंप्रेस्ड हुआ था उनकी पर्सनालिटी से। तो ऐसा लगा था यार कि तो भगवान खड़े हैं सामने, वो एक फीलिंग थी। ग्रेजुअली बड़ा हुआ तो हुआ कि पुलिस बनूंगा। फिर किसी ने पूछा कि भाई पुलिस में क्या बनना है आपको? तो तब समझ में आया भाई क्या बनना है, तो देखना पड़ेगा क्या बनना है। तो फिर घर गया, रिसर्च किया, देखा, समझा। इसी पीछे एक एक्सपीरियंस पहले कुछ दिन पहले का हुआ था। जैसे पिताजी एसपी के ऑफिस से होके आए थे और उसका बड़ा तारीफ़ कर रहे थे, यार क्या बात है, एकदम यंग लड़का है यार, है ना, इतना छोटा बच्चा है ऐसा लड़का, लेकिन क्या अफसर है, काले रंग के एम्बेसडर से उतरता है, लाल बत्ती गाड़ी है, सब सैल्यूट करते हैं। जो लोगों का एक जनरल धारणा होता है इज़्ज़त का और एक्सेप्टेंस का, तो वो सब था ध्यान में। फिर पढ़ा जब तो पता चला कि अच्छा, पुलिस में सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। तो वो सबसे ऊंचे पोस्ट पे आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं एज एन आईपीएस। तो उस दिन ही ठान लिया था, 8th में था मैं, 8th स्टैंडर्ड में, कि तब ठान लिया था कि अच्छा आईपीएस से बनना है। और उसके बाद से मेरी पूरी जो पढ़ाई कह लीजिए, मेरी पूरी करियर की तरफ का जो सोच है वो उसी तरफ डायरेक्टेड था कि आईपीएस बनना है। फिर ये नहीं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बीए करना है, एमए करना है, कुछ नहीं, आईपीएस बनना। उसके लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन करना है, कैसे भी ग्रेजुएशन करना है और पढ़ाई करते रहना है यूपीएससी के लिए, मुझे आईपीएस बनना है। ये जो सिंगल फोकस अप्रोच था, मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। और इसमें कोई दिल टूटने वाली बात नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि नेगेटिव ड्राइव नहीं था, एक पॉजिटिव ड्राइव था। मुझे लगा कि एक आईपीएस अधिकारी बनने के से मैं काफ़ी लोगों का इंस्टेंट मदद कर सकूंगा। और देखिए, बिहार से आने से और एक कमज़ोर जो परिवार वाइज देखा जाए तो मतलब बहुत, मैं कोई अमीर परिवार का नहीं हूँ। तो अब जो जैसे परिवार से आते हैं तो वहाँ पे एक तरह का आपने कमज़ोर देखा होता है, गरीबी देखा होता है, कमज़ोरी देखा होता है। तो कहीं ना कहीं एक आईपीएस वो भी फीलिंग देता है कि यार शायद उस कमज़ोरी के जो सर्किट में फंसा हुआ है मेरा परिवार, उस सर्किट से निकल जाए, पावर के सर्किट में आ जाए, थोड़ा सा मजबूती के सर्किट में आ जाए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं फीलिंग रहा होगा ज़रूर, जो अब सोचने में समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ये फैसला आया कि आईपीएस ही बनना है, आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। एक सवाल उठता है, क्योंकि बिहार में
जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनके भी सपना कहीं ना कहीं रहता है कि हमको भी आईएएस ऑफिसर बनना है, आनंद मिश्रा की तरह बनना है। तो आपका वो थॉट प्रोसेस क्या था जो आपने एक बार में उस दरवाजे को नॉक ही नहीं तोड़ दिया, जिस दरवाजे को तोड़ने में हर साल सिर्फ पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया से 100 बच्चे ही उसे नॉक कर पाते हैं? आप है देखिए, जब आप पागलपन होता है ना, तो जब आप किसी चीज़ के लिए जुनूनी होते हैं, तो किसी मूवी में भी कह रहा था वो डायलॉग ना, शाहरुख खान वाला, कि आप जब किसी चीज़ को किसी बात को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरे करने में लग जाती है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ रहा कि एकदम शिद्दत से, है ना, तो शिद्दत से यही था ही ध्यान में। कोई कहता था व्हाट इज़ अ प्लान बी, तो मैं कहता आई हैव अ प्लान ए, कि आईपीएस बनना है, और प्लान ए प्लस है कि वो आईपीएस बनना है, और प्लान ए प्लस है वो भी आईपीएस ही बनना है। तो 3 अगर चीज़ प्लान है तो तीनों में आईपीएस ही बनना है। मतलब आप ऑल्टरनेटिव नहीं खोज के रखे ना, कि जब आदमी होता है 2 नाव पे सवार आदमी, अक्सर एक्सीडेंट होता है उसका। तो मेरा 2 नाव वाला हिसाब नहीं था, हमेशा से था क्या बनना है। ये बहुत क्लैरिटी है। मैं लाइफ में ना ब्रदर आशुतोष भाई, ऐसा है कि आप मुझे नॉर्मली जीवन में मुझे जो भी जानते हैं बचपन से, जिसने मुझे देखा है, वो एक चीज़ आपको बोल सकता है मेरे बारे में कि यार ये बंदा क्लियर होता है, इसको पता है इसको क्या करना है और क्या चाहिए होता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। चीज़ गलत हो सकता है, भाई गलत चीज़ चाहता है, उसका नहीं कह रहा हूँ कि जो चाहता अच्छा ही हो सकता है, गलत चाह रहा है, हाँ। गलत सोच रहा है, लेकिन फिर जो सोच लिया, जो चाह लिया, तो फिर वो करके ही छोड़ेगा, उसके पीछे पड़ जाएगा। तो ये मेरी सर्विस में भी आया कि फिर जब सोच लिया कि अब इसको गिराना है तो गिराना ही है, ये ठीक करना है तो ठीक करना ही है। तो ये जो एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, एक दीवानापन होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक पैशनेट लाइफ में जीने के लिए और एक हाई पे लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये ग्रेजुअली बिल्टअप हो गया, वैसी पर्सनालिटी बन गई। तो आपने जो कहा कि जब आप सोच लिया आईपीएस बनना है तो बनना है, तो फिर अब दूसरा विकल्प नहीं जीवन में सोचा, तो आदमी लग जाता तो बन ही जाता है। वो सारे बच्चे भी। आपकी कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हुए जिसमें एक था कि आप टाइकोंडो कर रहे हैं, कराटे था, कराटे करते हुए, एक था शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए। तो क्या आनंद मिश्रा क्लास 8 से कराटा सीख रहे हैं, शूटिंग किए, या फिर ये ट्रेनिंग के दौरान? 3 से, बस बहुत छोटे से। ये ट्रेनिंग के दौरान नहीं, मैं बचपन में पहले मार्शल आर्ट्स शुरू किया शायद, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। तो मैं काफ़ी डीपली रूटेड हूँ मार्शल आर्ट्स में। मैं खुद मैं बेल्ट का एग्ज़ाम और ये सब में ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रेनिंग। तो मैं वैसे फिर भी मैं 3rd ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, और चैम्पियनशिप्स कॉम्पिटिशन्स भर के लड़े हैं, किए हैं। इसके अलावा अलग अलग और भी मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है जिसको सीखने का प्रयत्न किया, सीखा है। दैट इंक्लूड्स क्राव मागा, काबोसी, जुजुत्सु। तो अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स है जिसको मैंने सीखने का प्रयत्न किया है। तो मैं बहुत डीपली हूँ, और नेचुरल मेरे में वो नेचुरली आता है मार्शल आर्ट्स। आईपीएस का हाँ ये हो सकता है, देखिए तैयारी आप क्लास 3rd से ही? हाँ नहीं, जो आदमी का होता है ना कि एक एप्टीट्यूड होता है, एक इंसान का पर्सनालिटी होता है। तो मेरा बना ही ऐसा है कि मार्शल आर्ट्स, रफ एंड टफ चीज़ें करना, कूदना, दौड़ना, बिल्डिंग से कूद जाना, तो इस सब टाइप की चीज़ें जो है ना कि मतलब कि वो होता है ना कि आपको कुछ रोक नहीं सकता है। वो जुनून जो होता है ना, आप यू कैन नॉट बोलते, मैं तो हमेशा से कहा हूँ कि यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो वो जो जुनून होता है कि आप, मैं लड़ रहा हूँ, आप साथ खड़ा हूँ, तो आपको मुझे हराने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। जिंदा रहूँगा, उठता रहूँगा, है ना, मैं रुकूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ता रहूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक आदमी में होता है, इसको आप डेवलप नहीं कर सकते। या तो इन्नेट होता है नेचुरली, या तो उसके एक्सपीरियंसेस के कारण से बन जाता है। आप उसको किसी का ट्रेनिंग करके नहीं सिखा सकते हैं कि आप आईपीएस अकेडमी जाते हैं तो आप ऐसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर साल इतने लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आई बिलीव ये जो चीज़ समझ के ना आशुतोष भाई, जो आदमी जीवन में प्रोफेशन अपना चुनता है अपने एप्टीट्यूड को देख के, वो हमेशा सक्सेसफुल का नहीं पता बट सेटिस्फाइड ज़रूर रहता है। कि अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन जो है ना, कि आज मुझसे पूछिए कि आपने करीब 12-13 साल नौकरी किया आईपीएस में, उसके छोड़ दिया, कैसा लग रहा है? मैं कहूँगा आई एम सेटिस्फाइड। मैं भरपूर तरह से, मैं नहीं कि मुझे और रैंक मिल जाता और प्रमोशन मिल जाता तब मैं नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने वो पैशन जिया है ना। मैंने कहता मैं सर्विस नहीं, व्हेन योर पैशन इज योर प्रोफेशन, तब उसका जो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जिस लेवल पे जाएगा ना,
वो जो भी आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे वो खुद बहुत लोग ऐसे होंगे, आई एम श्योर कि मुझसे बेहतर होंगे, कि जिन्होंने इस चीज़ को फील किया हो, डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, कि वो हमेशा चाहते थे वो बनना, वो करना, और वो कर रहे हैं। तो मेरे आईपीएस का करियर, मेरा मार्शल आर्ट्स और इसके संग का कॉम्बिनेशन, मेरा फायरिंग और इनकाउंटर्स और ये सब जो चीज़ें, आई एम मेंट टू बी लाइक दैट, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। तो मैं फिर जन्म लूँगा, मैं फिर पुलिस बनूँगा। हाँ, मैं भी पूरी जवानी अपनी पुलिस में दूंगा, फिर जब थोड़ा सा उम्र होने लगेगा तब जो करना होगा फिर किया जाएगा, लेकिन जवानी तो वर्दी के लिए ही बनी है, ये मान के, ये मेरा मानना है पर्सनली। बहुत अच्छा, मतलब आपका थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम सेटिस्फाइड, जो किया मैं मन से किया। बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि आपके लाइन में लगा हुआ है 143, अरे वो 143 एनकाउंटर के पीछे का क्या कारण है? नहीं, जो ये भी थॉट प्रोसेस क्लियर था क्या, मारना है? नहीं, ये सब नहीं, नंबर्स पे मत जाइए। और इसमें क्या होता है, देखिए इनकाउंटर्स ना जो चीज़ है, बड़ा लोग जो इसको बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, और यार इनकाउंटर करता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो करता है उससे जाके पूछे ना। राजा अशोक जो थे जब एक टाइम पे, यार मतलब वो पागल हो जाते हैं, उनको मॉन्क बन गए वो, है ना। बुद्धिज़्म में उन्होंने कहीं ना कहीं एक शांति खोजा। खून खराबा इज़ नॉट अ हैप्पी थिंग, ये अच्छा चीज़ नहीं है, कोई नहीं चाहता है। नेचुरली आप किसको मारना नहीं चाहेंगे, मच्छर नहीं मारेंगे, मच्छर मर जाता तो आपको लग रहा है यार आप उड़ा दो, इससे अच्छा कि मारो मत। तो इट्स नॉट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, ह्यूमन बींग्स में, इंसान में मारना इज़ नॉट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो वो क्या होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जब, और मेरी जगह ना आशुतोष भाई आप भी होते तो आप करते हैं। नहीं तो अगर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जब आपके पास वेपन है, आप पूरी तरह ट्रेंड हैं, अब आपको पता है आप देश के लिए खड़े हैं, धर्म के लिए खड़े हैं, और जो विपक्ष में खड़ा है आपके वो क्राइम के लिए खड़ा है, वो गुनाह, हाँ गुनाह कर रहा है, तो हमेशा आप वन स्टेप अप रहेंगे। तो जेन्युइन बात है कि आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक जो देश के खिलाफत कर रहा है वो आप पे बंदूक चलाए, जब देश की रक्षा के लिए आप खड़े हैं, आप धर्म के लिए खड़े हैं, और आप कुछ ना करें। तो ये तो नहीं होता। ट्रेनिंग किस बात की थी कि बंदूक पीठ खुजाने को थोड़ी दिया था। तो फिर आप करते हैं वो काम जिसके लिए आपको मिला है, तो फिर चले दो तरफ से गोली। जिसकी बेहतर ट्रेनिंग है वो जिंदा बचेगा, जिसका जोश ज़्यादा है वो उसमें विजयी होगा, जो देश के लिए धर्म के लिए खड़ा है उसकी सदैव सफलता मिलेगी। तो इस कारण से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो कब का निपट गया होता ब्रदर। एक्चुअली जिस कदर से मैं गोलीबारी और जिस कदर से मैं ब्लड शेड में का पार्ट बनना पड़ा मुझे, है ना, मतलब वो फोर्स था, मैं नहीं चाहता। आईपीएस ऑफिसर बना था, सपने तो ये देखे थे, पिताजी ने कहा था कि काले एम्बेसडर से उतरोगे, लाल बत्ती गाड़ी होगी, लोग सैल्यूट करेंगे। वहाँ आपको काले रंग के बट का एक AK-47 मिलता है, 2 काली काली बंदूक मिलते हैं, है ना, ग्लॉक पिस्टल्स मिलते हैं, आपको ग्रेनेड लटक जाते हैं आपकी बॉडी पे, कैमोफ्लेज मिलता है, स्टार्स भी आप नहीं लगाते हैं, और आपको जंगलों में भेज दिया जाता है। फिर कभी कभी मुझे लगता है यार आईपीएस बना मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। मतलब वो आईपीएस का वो सब कहाँ गया जो एक सपना देखा था जब पढ़ते वक्त कि लाल बत्ती गाड़ी रहेगा, बंगले में रहूँगा, है ना, सब बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ हर रात में पेड़ के नीचे किसी सो रहा हूँ, किसी जंगल में सो रहा हूँ, या नहीं सो रहा हूँ, किसी पत्थरों में छुप के रह रहा हूँ, रात को ठंडी रातों को नदियाँ पार कर रहा हूँ। तो मैं सोचता कर क्या रहा हूँ यार, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, तब एक टाइम पे होता है ना जब आप चलना या दौड़ना शुरू करेंगे ना, कभी 10 किलोमीटर देखिएगा, जब 2-3 किलोमीटर तक दौड़ेंगे या मे भी कम, पैर दर्द करेगा, पकड़ लेगा 3 किलोमीटर तक, और उसके बाद का जो 7 किलोमीटर आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे दौड़ते गए, वो फिर बॉडी एडजस्टेड। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो थ्रिल बहुत, मतलब यार दैट्स ट्रू। अब वो थ्रिल तो है, जब आप नहीं उसमें तो थ्रिल लगता है, लेकिन ब्रदर जब गोलियां चलती है ना तो थ्रिल नहीं लगता है, डर लगता है। ऐसा कोई मोमेंट जिस समय आपको आनंद मिश्रा को डर लगा? बोल तो रहा हूँ गोलियां चलती डर लगता है, पता नहीं कौन सा किधर से छू के निकल जाए, कौन सा किधर, कितना टाइम लगता है, तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि बस बच गया हूँ। बहुत बार हुआ, 1-2 बार नहीं, कई 100 बार हुआ है, ये बच गया हूँ यार, ये कैसे हुआ, ठंग करके पीछे में गोली लगता भाई ये क्या था। तो ये जो भी इन फील्ड में है वो इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि डर लगते जब पहली गोली चलती है ना, जब इनकाउंटर या वैसा मुठभेड़ कभी हो जाता है। तो अब भाई यहाँ के ऐसे मुठभेड़ की बात नहीं करूँगा कि ऐसे ही चल गया इधर उधर। जब मुठभेड़ चलता है 40-40 मिनट तक गोलियाँ चलती हैं, है ना, तब आपको पता नहीं होता। शुरू के 4 मिनट तो आपके होश नहीं रहता है, हाथ कांपता है, ठंडा हो जाता है, ट्रिगर नहीं दबता है, कॉक करना भूल जाते हैं आप, है ना। कुछ लोग होते उठ के हवा में गोली मारते हैं, समझ नहीं आ रहा हो कहाँ से रहा है गोली।
तो जंगलों में तो ऐसा नहीं कि आप यू डोंट नो द लाइन ऑफ, आपको डायरेक्शन नहीं पता किधर से गोली आ रहा है, थांग 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 किधर से आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब उस वही समय कैसे डिफरेंट कैसे होता है। मतलब पता जब ना हो कि किधर से फायर हो रहा है, कोई डायरेक्शन पता ना हो, उस समय किस तरह से चीजों अपने नर्व्स पे काबू करते थे? वो दिस पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। और जंगलों में फिर वो एक होता ना कि आपका अपना अपना एक सबका क्या बोला जाए इंस्टिंक्ट होता है, जानवरों का भी होता है, इंस्टिंक्ट होता है। तो देखते नहीं है कभी आपकी आंखों पे कुछ करे तो आप पलकें खुद झपक जाती हैं, तो वो इंस्टिंक्ट है। तो वैसे इंस्टिंक्ट से काम होता था। बट एनीवेज चलिए छोड़िए इनकाउंटर्स वगैरह ये सब। तो ऐसा क्या हुआ कि आनंद मिश्रा को अपने सपनों को, जिसको आप क्लास 8 से जी रहे थे, सडनली उस सपना को छोड़ना पड़ा? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं, सपने को छोड़ा कहाँ है, उसी सपने का बड़ा बड़ा रूप अब जीना है मुझे, उसी सपने का। तो वो जो सपना था, ज़रूर वो यूनिफॉर्म का एक सपना था, वो तो था और वो जिया भी मैंने। लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है ना कि आप उसमें मायने खोजते हैं, आप रीज़न खोजते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, मैं कितनी ज़िंदगियाँ टच कर पा रहा हूँ, मेरे काम का इफेक्ट कितने दूर तक फैल के जा रहा है। ये सब चीज़ जब आप मापने लगते हैं तो लगता है यार एक ही तो जीवन है, फिर पता नहीं अगली बार छिपकली बन के पैदा हो गए तो क्या होगा, हम लोग क्या ही करेंगे हम। तो अभी जब हाथ पैर है, दिमाग है, कुछ करने की इच्छा है, सहूलियत है, दिमाग चलता है, कुछ कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ज़्यादा ज़िंदगी। आज ही मैं कुछ बच्चे मिले थे, उनको यही चीज़ बताया कि पता नहीं किसके जीवन में 30, 35, 40, किसी में 60, 70, 80, ये ठंड का मौसम लिखा है, गर्मी लिखी है, बरसात लिखी है, इतने ही दिखने को मिलेंगे, फिर नहीं मिलेगा। बस इतनी सी ज़िंदगी भैया, क्या 80 ठंड मिलेगा आपको, बस 80। अब सोचिए आपको कहा जाए कि मतलब इस तरह का कुछ दिया जाए कि भाई ये पूरे आपके जीवन काल में आपको बस से 80 बार किसी एक आदमी से मिलने को मौका मिलेगा, है ना, किसी आप माँ, पिताजी, आपकी मित्र, दोस्त, वाइफ, बच्चे, तो आपको कितना कम लगेगा? 80 दिन, बस मतलब 3 महीना भी नहीं। आप उसको काउंट करिए, नॉट इवन 3 मंथ्स, इतनी छोटी ज़िंदगी। और हम किस में है कि तो आपने कहा क्यों छोड़ दिए, जो क्वेश्चन था आपका, मैं क्वेश्चन पे ही हूँ, मैं भटका नहीं हूँ। तो बच्चों से बोला आज मैं कि रोज़ कम से कम 10 लोगों से मिलो और 10 नए लोगों से मिलो। आप कितनी लाइफ्स को टच कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ मिलाएंगे, अपने एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे, 2 बात बोलेंगे, उसको जानेंगे, वो आपको जानेगा। तो ऐसे करके आप ज़िंदगी को अपनी जितना विस्तार दे सकते हैं। नहीं तो क्या है, आपका जो माया का सर्कल है, आपका जो यूनिवर्स है, छोटा रह जाएगा। आप मान लीजिए पटना में रहते हैं, आप पटना से बाहर नहीं निकलते हैं, आप पटना के जितने लोग हैं उसमें से कुछ लोगों से मिलते हैं, तो आप जानते पूरी दुनिया को है, लेकिन फिर भी आपका जो माया का सर्कल है बड़ा छोटा है, आपका दायरा बहुत छोटा है, आपने एक्सपीरियंस नहीं। लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं, लोग बाहर क्यों जाना पसंद करते हैं, आप बताइए। आप लोगों से पूछे कि आप क्यों घूमना पसंद करते हैं, क्यों नहीं एक ही जगह पे रहते हैं? एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, तो जीवन भी एक्सप्लोर करने का है। तो मेरा आईपीएस छोड़ने का रीज़न है कि इस लाइफ में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा दे सकता हूँ, पूरी तरह से दे नहीं पा रहा हूँ और बच जा रहा है मेरे पास एनर्जी, और करना है। तो उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए काम वही कर रहा हूँ। पब्लिक सर्विस तब भी था, पब्लिक सर्विस अब भी है, बस वर्दी नहीं पहनना पड़ता यहाँ पे। तो वही चीज़ कर रहा हूँ, बस विस्तार बढ़ गया। तो उस विस्तार के लिए, अपने आप को स्प्रेड आउट करके देखने के लिए, उस एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए, एक इस जीवन का कुछ अर्थ खोजने के लिए कि क्यों जी रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, हो सकता है सही चीज़ नहीं भी कर रहा हूँ, हु नोज़। पहले करूँ तो फिर तो पता चलेगा। नहीं, आप कर तो रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़, सही चीज़ कर रहे हैं, डायरेक्शन भी सही है। लेकिन आते हैं हम थोड़ा सा इंटरव्यू को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, चीज़ें जानना चाहता हूँ मैं कि जब आप आईपीएस छोड़ रहे थे उस समय वो फैमिली प्रेशर जो मुझे लगता है 90% लोगों को होगा, तो उसे आप किस तरह से हैंडल किए? क्योंकि आनंद मिश्रा का उस समय मुझे लगता है कि आपकी शादी हो चुकी होगी, और एक व्याख्या और है कि आपकी शादी से पहले बहुत बोली भी लगी थी, जिसे आपने डिनाई कर दिया था, तो उसे भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये बोली तो हर बिहारी लड़के का लग रहा है। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि लोग अपने बेटों को बेच दे रहे हैं कि भैया पाल पोस के बड़ा किया। मेरे रिलेटिव से कुछ बात हुई तो कभी तो बोलते हैं, अरे भैया तुम लोगों को पालने पोसने में तो खर्चा लगता है। मैं कहा सही है, बिजनेस के लिए पैदा किए थे क्या?
कि कोई गाय बकरी पैदा किए थे कि गाय है, इसको बड़ा करेंगे, इतना दूध दुहेंगे, तो वह कैसे बाप हो यार, कैसे परिवार हो कि बेटे को इसलिए पढ़ा रहे हो कि दहेज मिलेगा। इससे गंदा और छोटा सोच क्या हो सकता है ना। और वो लड़का भी जो दहेज ले रहा है, उसकी सोच को आप सोचिए कि वो अपने आप को बेच दिया, उसकी वैल्यू वही है 2 लाख 5 लाख 10 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, और इतना ही वैल्यू है तुम्हारा। तो यू अंडरस्टैंड, तो ये दोनों तरफ से बड़ा छोटा सोच है। और जो लड़की वाले भी जो अगर पैसा देते हैं तो उनको क्या ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए, या ठीक है आई अंडरस्टैंड सोसाइटी उनके का बड़ा प्रेशर है उन पर कि यार वो अपनी बेटी भी दे रहे हैं, पाल पोस के बड़ा किया, उसको एक काबिल बनाया, एक उसको एक बिटिया भी दे रहे हैं, साथ में पैसे भी देने पड़ रहे हैं उसको रखने के लिए। तो इससे अच्छा तो पैसे देकर उसको घर ही में रहने दो यार, अच्छे से वही पैसे उसको दे दो, वो उससे ही अपना जीवन यापन कर लेगी। तो दोनों तरफ से सोचना है, इस परंपरा का टूटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज में रिलेशन बनता, तो रिलेशन का है वो तो धंधा है यार, वो तो कस्टमर वाला रिलेशन है। सही बात। आप कैसे करेंगे, आप उस लड़की को आप घर लाते हैं, आप उसके संग परिवार सो कॉल्ड परिवार बसाते हैं, सो कॉल्ड आप सपने देखते हैं कि बच्चे होंगे, फिर वो उसमें आपकी माया ममता रहेगी। क्या है का माया ममता, आप तो खरीद के लाए थे यार, आप तो बेच के आए हैं, आपको बेचा था आपने। तो ये मेरे को बड़ा घृणित परंपरा लगता है भाई साहब, है ना। बाकी जिसको जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लोग ना इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। हम जब ऐसी बात उठी थी, अब बोला यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप पैसे दोगे, आप दहेज लेंगे, या आई विल अलाउ यू टू डू दिस। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ना ले बबुआ, तो सब लोग सोची कि तरह में कोनो डिफेक्ट बा। अच्छा, मतलब दहेज नहीं लेने पर? हाँ, बोलता नहीं लोगे तो लगेगा लड़का फ्री में क्यों शादी करा, पक्का कुछ डिफेक्ट है इसका, है ना। देखो भैया कुछ तो कुछ मतलब कोई हैंडीकैप होगा बॉडी में, या कोई भी तरह का कोई इशू होगा, या दिमाग से कुछ प्रॉब्लम होगा, या कुछ तो कारण है जिसके चलते ये पैसा नहीं ले रहा है, ये हालत है। तो हमारे इस सामाजिक मानसिकता को, सामाजिक समझ को थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत दिनों सालों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, इसको सबको लग रहा है मजे में पैसे मिल रहे हैं, फोकट में बैठे बैठे क्या जाता है। लोग ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं ना बुगरो कि कहेंगे अरे आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, गजब, मतलब इतना चिपड़ कैसे कोई बोल सकता है यार। अब बेटी को क्या बेटी को दे रहे हैं भाई, वो बेटी को क्यों दे आप, है ना। अब बेटी आपको दे रहा है, उस पर से बेटी को भी कुछ सामान दो, तो घर आपका वो संभालेगी, आपके बच्चे की माँ बनेगी वो, है ना, पूरा आपके बुढ़ापे में सहारा बनेगी, माँ बाप का ख्याल रखेगी, और उसके लिए वो पैसे दे के आना पड़ रहा है। तो पैसा दे के टिकट खरीदने जैसा हो गया इलेक्शन का। सही बात देखिए नहीं, हाँ, कि भैया पैसा दे के इलेक्शन का टिकट खरीदने जैसी बात हो गई कि भैया हमको अपने घर में जगह दे दो, एक नाम दे दो, इसके लिए आप पैसे ले लो। तो इस परंपरा से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रेशर के बारे में क्या, वो प्रेशर, फैमिली प्रेशर तो रहता है ना, बहुत रहेगा। देखिए एक ऐसा परिवार जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, आप मेरे गांव पे जाके मेरा घर देखेंगे, अभी भी आधा मिट्टी का घर है, तो कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, कोई बहुत चमकती गाड़ी नहीं है, कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास कि बहुत कुछ हो। तो वैसे परिवार से जब आते हैं कि जब आने के बाद भी मुझे आई एम स्टिल गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी कोई बहुत पैसे नहीं है मेरे पास, हाँ, तो अभी मुझे बहुत कुछ कि कहाँ से कैसे क्या से किया जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं प्रयत्नरत हूँ कि कुछ काम किया जाए, छुटपुट कुछ काम भी कहीं शुरू कर रहा हूँ कि तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं है बहुत पैसा रख लिया हूँ, बचा घूस ले लिया हूँ, खूब पैसा है मेरे पास, आप छोड़ दो, आओ इधर बैठ। तो वो जो मुझे जानते हैं अच्छे जानते कि ऐसा आदमी नहीं हूँ, फिर भी आया हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में परिवार का प्रेशर बहुत हाई रहेगा। यहाँ आप लोगों को बंगले से निकाल के ऐसी जगह लाते हैं जहाँ घर भी नहीं आपके पास, आप गेस्ट हाउस में रहते हैं, या तो कहीं रेंटेड अकोमोडेशन खोजते, या किसी ने दया करके आपको रहने के लिए जगह दे दी, वो बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं है, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। और गाड़ी नहीं होता आपके पास, आपको कोई देता है तो आप उसमें जाते हैं, तो मोटरसाइकिल है मेरे पास, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ऐसे में एक फैमिली का प्रेशर बहुत हाई रहेगा। लोग यही कहेंगे कि यार गजब आदमी, सारा बंगले से ला के मेरे को कहाँ डाल दिया आपने, पापा जी हैं, हमारे पिताजी भी हैं, तो उम्र हो गई है, मुझे ख़राब लगता है कि इन इज़ 80s नाउ कि अच्छा था या लाविश सा था, सब बढ़िया बंगला वंगला था, सब लड़के थे घर पे काम देख लेते थे, संभाल देते थे, उनका अच्छा केयर हो रहा था, माहौल अच्छा था। अब मेरे चलते वो कैसे माहौल में आके रह रहे। तो ये चीज़ें तो सिर्फ उनकी ओर से प्रेशर नहीं है, मुझ पे भी मॉरल प्रेशर है कि मैं व्यवस्था को कैसे बेहतर करूं, क्योंकि ये एक तरह का पागलपन भी है कि आप अपने पागलपन में सबको लपेट लिए हो।
लेकिन फिर ये लगता है कि शायद जिस पागलपन को लेके चले हैं वो इतना बड़ा है कि उसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ सहना पड़ेगा, और वो कुछ लोगों में शायद मेरे परिवार वाले ही पहले होंगे। तो लेकिन जो भी हो, ये सपना इतना बड़ा है कि अगर ये हम लोग कर पाए, अगर एक बेहतर बिहार बना पाए, एक बेहतर व्यवस्था स्थापित कर पाए, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जैसे मैं जिससे जूझ रहा हूँ या जूझ रहा हूँ, बहुत सारे परिवारों को ऐसे जूझना नहीं पड़ेगा, इससे निकल पाएंगे। तो उसके लिए कहीं हम फैसिलिटेटर, हम तो क्या मसीहा थोड़ी हम लोग कि उसका चेंज करें, फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऐसा माहौल बदलने में, बेहतर लाने में, लोगों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं शायद। तो हो सकता है कि मेरे एक पिताजी को तकलीफ़ हो रही है, मेरे घर वालों को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि हज़ारों लाखों घर वालों की तकलीफ़ें दूर हो जाए इस तकलीफ़ को झेलने के बाद। तो ये सोच के ताकत मिलता रहता, मोटिवेशन रहता है, और हम लोग काम करते चल रहे हैं इवन आफ्टर सो मच ऑफ प्रेशर। अब सीधे आते हैं, पहली बार जब भी पीपीएससी स्टूडेंट का आप आंदोलन देखते हैं, प्रॉब्लम आपके पास आता है, उस समय आनंद मिश्रा का रिएक्शन क्या रहता है? नहीं, मुझे एकदम बुरा लगता है कि यार ये बच्चे, देखिए हर आदमी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। एक ही पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इधर उधर बात नहीं कर रहा, फेयर चांस मिलना चाहिए कि अगर आशुतोष जी ने परीक्षा दिया है तो आशुतोष जी को पता हो भैया मेरी मेरिट जो है 83 नंबर मिलने की है, तो 83 नंबर मिल रहा है। अब आप दिए तो हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा मेरिट कितने का है। जो 83 नंबर मुझे मिल रहा है, बाकी वाले को ये पेपर मिलता या हमको दूसरा पेपर मिलता तो शायद मेरा 85 नंबर मिलता। 1 नंबर के लिए हम छूट जा रहे हैं। वो 2 क्वेश्चन हमको आते थे उसमें, इसमें नहीं आता था, तो यार उसको ऐसी फ़ायदा, आपको ये फेयर नहीं महसूस होता है प्रोसेस, तो वो बहुत ही गंदी फीलिंग है। ऐसा मैं भी तो कभी सोचा था ना। तो जब एक बार, तो मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊं कि जब बड़े सीट्स कम हो गए थे, 200-300 सीट्स एकदम कम कर दिया गया यूपीएससी में, तो मैं एक मित्र को बोला कि भाई ये तो गजब हाल है यार, ये सीट्स कम किए जा रहे हैं ये लोग, अब तो सीट्स ही नहीं बचे यार, क्या आदमी एग्ज़ाम देगा। प्लस जनरल कैटेगरी के हैं वैसे 50% रिजर्वेशन, हम कहाँ आके रुकेंगे। तो हमको बोला वही की बात कि तेरे को कितना सीट चाहिए, हमको तो एक ही चाहिए। बोलता भाई 150 सीट है भाई, तब 149 तो एक्स्ट्रा है, तुझे तो एक ही चाहिए। तो वो तो चलिए, वो मुझे सांत्वना दे दिया, हिम्मत दे दिया, लेकिन वो जो स्ट्रेस था सीट्स कम होने का बहुत हाई था। अब उसमें अगर कोई बोल दे कि भैया तेरा पेपर भी लीक हो जाएगा, या बोल दे कि भाई उसका आदमी है, उसका बड़े अधिकारी या बिजनेसमैन का बेटा बेटी है, उसके लिए इतना सीट रिजर्व है अलग से, हाँ वो होगा नहीं। इतने लोगों ने पैसे दिए हैं, वो भी उधर से निकल जा सकता है। इतने लोगों को किसी कोचिंग के बड़े मालिक ने उसको पेपर बता दिया है पहले ही कि भैया क्वेश्चन लेट मिले, और उसके बाद जब आप पहुंचते हैं 2-3 सीट बचा है, उसमें 2 घंटे के पेपर में आपको बोला जाए कि भैया 10 बजे शुरुआत, पेपर आपको 11 बजे दे, अब तुम करो। तो आप सोच रहे सपना देखेंगे ना ऐसे, मतलब उबल के उठेंगे एकदम से, भाई ये क्या हो रहा है। तो वो फीलिंग मुझे हुई थी कि इन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा। मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ अ टॉपिक, इसको उठना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने पूर्ण तरह से जितना अपनी तरफ से जो हो सकता मैंने किया। मैं जाके मिला था बच्चों से, और शांतिपूर्वक मिला था, बिना किसी मीडिया कैमरा के, चुपचाप गया था। सबसे पहला आदमी था मैं ही था जाने वाला, मिलने वाला, और उनसे बात भी किया, लेकिन उनको समझाने की कोशिश की कि इसका प्रॉपर प्रोसेस में डाला जाए, इसको पॉलिटिसाइज मत होने देना, इसको एक तरीके से डाल के किया जाए। और फिर उन बच्चों ने लिखा नहीं कि, या किसी ने लिखवाया नहीं, पता नहीं। तो बाद में मैंने रिक्वेस्ट किया जनसुराज से, तो जनसुराज ने लिखा बच्चों के लिए फिर, हाँ अपने चिट्ठी भेजा फिर कि भाई ये इश्यूज़ आए हैं, हमारे लोग मिल के आए, हमारे बाद भी और लोग गए मिल के आए, ये प्रॉब्लम्स आए, आप इस पर कार्रवाई करिए। बट फिर जैसा हुआ उसके बाद तो सबको पता है। लेकिन आनंद मिश्रा ने कब डिसाइड कर लिया था कि अब हमको सुधारना है? तो क्योंकि पॉलिटिकलाइज, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ होती है। अगर इस देश में एक पत्ता बिना पॉलिटिक्स के नहीं हिलता, तो अच्छे लोगों को, आप जैसे हजारों लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो अगर सात्विक पॉलिटिक्स है तो वेलकम है। बिल्कुल। आनंद मिश्रा ने कब ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, बिहार को सुधारना है, वो व्यवस्था को सुदृढ़ करना है जिसे 20-30 साल से बर्बाद किया जा रहा है? 2017 के आसपास, 17 में ही मेरी माँ गुजर गई, और उसके बाद मैं उसके बाद जब गांव गया एक बार, तो लोगों से मिला, जब बातचीत किया, मुझे समझ में आया कि यार सही बात है कि जितना दुर्दशा या दुर्गति बिहार के बारे में सुना जाता है, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम है। पर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको हज़ारों ज़िल्लत सहना पड़ेगा। किसी रिलेटिव ने कुछ काम बता दिया, मैं किसी अधिकारी को रिक्वेस्ट किया कि भैया कर दीजिए, कर देंगे,
वो लास्ट में पता चला भाई पैसे दे के करवाया था वो काम। मुझे लग रहा था कि भैया हम IPS अधिकारी, हम बोल दिए भाई कर दिया होगा। कई बार कई चीज़ों में मैंने महसूस किया कि इस कदर, तो लोग बोलते हैं भैया यहाँ खाली पैरवी से नहीं, पैरवी तो चाहिए ही, पैसा भी चाहिए। हमने वाह यार, हम लोग एक जगह जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं और जेन्युइनली सर्विस दे रहे हैं, हाथ जोड़ के सर्विस दे रहे हैं। कोई आ जाए बुजुर्ग बिठाते हैं, कोई महिला आ जाए, कोई भी आ जाए बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उनका घर जाके उनका काम करके आते हैं। ये महसूस करते हैं कि यार हम अधिकारी, आप मेरे पास आई, आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और मैं उसको सर्विस डिलीवर करके वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता था, दैट वाज अल्टीमेट। यार एक दुखी इंसान आया था मेरे पास, मैं उसके चेहरे पे खुशी ला दिया, दैट वाज माय विनिंग पॉइंट। और उसको बार बार हमारे यहाँ आना पड़े, खड़े रहे, मैं अफसरशाही दिखाऊं, बुजुर्ग आदमी है, मैं बैठा हूँ, उनसे 40 साल छोटा हूँ, बैठा हूँ, वह बंदा खड़ा है बेचारा मेरे सामने हाथ जोड़, कैसे मेरे पिताजी को देखता था मैं उसमें, वो यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा किसी में। यहाँ एटीट्यूड में भाई अलग ही ऐठ में लोग घूम रहे हैं, और उनको बता दीजिए तो उसमें बुरा मान जाता। मैं DK बासु गाइडलाइंस के बारे में बोल दिया तो सुना कि कुछ अधिकारी बुरा मान गए। अरे भाई मैं गलत बोला हूँ, आप सुधरने को भी तैयार नहीं है, अगर नहीं तैयार है तो बदल देंगे ना व्यवस्था, सुधार देंगे आपको। इसलिए आया यहाँ पे कि एक तो आप पहले ही से गैरतमंद नहीं है, इतने पहले ही से आप मतलब इनसेंसिटिव हैं, आप में मतलब उतनी संवेदनशीलता नहीं है, ऊपर से अगर आपको थोड़ा बता दिया जाए तो ऐंठ रहे हो, तो तुम्हारी ऐंठ निकाल दी जाएगी और उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आया बिहार कि ये, क्योंकि इससे मेरा एकदम इंस्टेंट इमीडिएट बताता हूँ, मेरा परिवार अफेक्टेड होता है। गाँव नहीं बता रहा हूँ, इसमें गाँव की बात, बिहार की बात तो आएगी, क्या मेरा परिवार अफेक्टेड होता है। अब बताइए ना, है ना, आप परिवार के लिए भी नहीं खड़े होंगे। हाँ, तो हर आदमी पर्सनल ही सोचो, छोड़ दो बिहार की बात नहीं करते, बड़ी बात लगेगी, देश की बात नहीं करते कि भारत माता का क्या होगा, अब परिवार का देख लो, आपके परिवार वाले रास्ते पे ये लोग ला देंगे आपको। बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी घूम रहे हैं, उनको लगता है ना कि अरे हम तो बड़े 30 मार खा, हमारा सेट है, नहीं सेट है बाबू आपका भी। अब जब तक अधिकारी हैं, जब तक आप चौड़ दिखा रहे हैं, आपका काम हो रहा है। अब आपके बच्चे के साथ वैसा ही बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस सिस्टम को, व्यवस्था को आपने बिगाड़ दिया है, वो व्यवस्था आपके ही बच्चों पे गिरेगी आके, और इसके लिए आप तैयार रहिए। तो उनके भी बच्चों को बचाना है, इट्स नॉट अबाउट मेरा परिवार, ये भ्रष्ट अधिकारियों के भी परिवार को बचाना है। ये जिनको समझ में नहीं आ रहा ये बात, तो जिसको समझ में आए उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। असल में आपका मैं बहुत सारा केस स्टडी किया, इसमें मैं देखा कि 40% केस में आप जाते हैं, लोग नारेबाजी जरूर करते हैं, लेकिन आप जाते हैं, समझाते हैं, और भीड़ में ही लोग को बोलते थे कि यही सब तो बिगाड़ने वाला है। नहीं, और आप भीड़ को कंट्रोल करके भेज भी देते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उनको आप सेफली फिर पहुंचा भी देते हैं। लेकिन एक दृश्य आपके सामने घटित होता है उस JP गोलंबर में, राइट, जिनका नाम लेकर कई लोग मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उस वक्त क्या नहीं लगा कि बिहार में भी एक IPS ऐसा अगर आज होता आनंद मिश्रा की तरह, तो सारी चीजें आज यहीं पे सॉर्ट आउट हो गया रहता इसी जो JP गोलंबर। इसमें ब्रदर ऐसा है ना, देखिए आशुतोष भाई, कि सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, पुलिसिंग का। मुझे ये क्लैरिटी, अनफॉर्चुनेटली वर्दी पहनने के बाद बहुत आदमी में क्लैरिटी चला जाता है, हाँ, कि भैया ये वर्दी जो है ना, ये आपको पावरफुल बनाने के लिए नहीं किया गया है, ये वर्दी आपको जिम्मेदारी के रूप में पहनाया गया है, आपको उसका ऐठ देने के लिए नहीं पहनाया गया कि अब पहले वर्दी, अरे हमसे बड़ा आप 30 मार का कोई ना, भैया गलत फहमी में। ये आपको स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पहनाया गया, जिम्मेदारी देके, कि इस वर्दी के थ्रू आपको सेवा करना है। ये जब अप्रोच होता है ना आपका, आपको क्लियर रहता है कि जब टेररिस्ट है, मैं जितनों को मारा हूँ बहुत कम IPS अफसर होंगे जितनों को, है ना, मैं एकदम हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट के साथ भिड़ा हूँ और एकदम नॉर्मल जनता से भिड़ा हूँ। तो ये क्लैरिटी थी दिमाग में कि कौन गुंडा है, किसको गोली मारना है, किसको लाठी मारना है, और किसको हाथ जोड़ना है, किससे नम्रता से उनकी बात को समझना और उनकी फरियाद को पूरा करना है। ये समझदारी मिसिंग हो जाता है जब तो लाठियाँ चलती हैं, रस्तों पे गोली चलती है। अगर एक व्यवस्था मैच्योर्ड है तो पहले तो इस व्यवस्था को होने ही नहीं देते। हम होते यहाँ तो क्या करते, हम इतना बड़ा माहौल बनने ही नहीं देते,
पहले हम पहुंच जाते हैं उनके पास, भैया हम आ गए हैं, बताए क्या प्रॉब्लम है, और जो बताएंगे जैसा चाहेगा भीड़ उस हिसाब से उनके लिए करके देना पड़ता है। किसी का ऐंठ इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसके किसी के ईगो के लिए आप ये जानो माल का खतरा क्रिएट कर दें। ये तो कमजोर अफसर्स की निशानी है कि आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस को समझा नहीं पाए। नहीं, बॉस जो बोलेंगे वो करेंगे, तो तुम काहे के लिए यूपीएससी क्लियर करके आए हो? आप आए थे, आपको क्यों भेजा गया था कि आप सही एडवाइस देंगे कि नहीं मंत्री महोदय ये गलत है, कानूनन ये होना चाहिए, या अगर हम ये करेंगे तो रास्ते में दंगा फसाद हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी पुलिस क्यों ले? आप करेंगे गलती और जिम्मेदारी ले पुलिस, तो पुलिस वालों को चाहिए जगह बताए कि नहीं होने देंगे हम ये, आप अपनी इसको बदलिए, ये मिडिल पाथ है, आप इसको लीजिए और करके इसको आप इसको क्लियर करिए। इतना जब जिस दिन अधिकारियों में आ जाएगा स्ट्रेंथ, तो वो, और वे कैसे आएगा स्ट्रेंथ? जब आपका ज़मीर साफ होगा, जब आप डर नहीं रहे होंगे। बस यूपीएससी क्लियर करके अपने में भरोसा रखो, अपनी काबिलियत में भरोसा रखो। एक नौकरी के लिए तुम नहीं ललायत रहोगे, इट वोंट बी। हम 1 साल से नौकरी छोड़ रखे, बोलते रहे पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी इतना काबिलियत है कि मैं घर परिवार चला लूँगा। इतना नहीं आपको है कि आप एकदम से ऐसे हो जाएंगे कि आप मतलब कि नहीं यार नौकरी कैसे छोड़ दे। ये जो सनक है एक, या फिर एक जो ललक है पावर का, पैसे का, पोजीशन का, इससे उभरना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई देखिए यूपीएससी जैसा परीक्षा क्वालिफाई करता है या करती है, उनसे ये आशा रखना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप ही ना कहते हैं आप समाज के एलिटिस्ट में से आते हैं, आप भाई समाज के क्रीम हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, तो भैया आप बिहेव भी वैसा करिए ना। ये बहुत अच्छा ड्यूरिंग आवर एकेडमी डेज एक टीचर ही थे एकेडमी में, मतलब ऑफिसर थे टीचर के रूप में, बहुत बढ़िया। एक बार ऐसी इनफॉर्मल चैट्स में बात करते वो ने कहा कि जब तुम लोग ज्वाइन किया हो ना सर्विस, तुम लोग लगता हो ना राजा है, राजा सर्विस ज्वाइन किया है, तो ये तुम लोग व्यवहार में इतने रंक जैसा व्यवहार क्यों करते हो? जब महसूस करते हो कि राजा है तो राजा जैसा बर्ताव करो। राजा जो होता है क्षमाशील होता है, राजा ताकतवर होता है, राजा दाता होता है। और तुम लोग वैसे इधर मार रहे हो, उधर डांट रहे हो, उधर बिगड़ रहे हो, उधर ऐंठ रहे हो, ये सब तो उस आदमी की निशानी है जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसको अपनी चीज़ों पे पकड़ मजबूत नहीं है, जो अपनी पोजीशन को लेके इनसिक्योर है। तो आप राजा होने की एक तरफ जज्बा दिखाते हो या बात करते हो या ये रखते हो मन में कि हमको राजा जैसा ट्रीट करिए, लेकिन आपका व्यवहार में तो आप एकदम रंक है। तो ये गैप बच्चों नहीं होना चाहिए। दैट वॉज ही वॉज टेलिंग, एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में बसा हो कहीं पे, या मैं राजा तो नहीं हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि जिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ वो सर्विस टॉप नॉच सर्विस है, वो देश का सबसे सर्वोत्तम जो सर्विस हो सकता है वो है, और वहाँ से जिम्मेदारियाँ भी सबसे ज़्यादा मिली हैं। इस बात का जब ज्ञात होता है, और ये जब अशोक स्तंभ सर पे आपके चमकता है, कंधों पे चमकता है, बेल्ट पे चमकता है, उसकी गरिमा को मेंटेन करना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी वर्दी पे खून के अलावा दूसरा दाग ना लगने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब भाव से जब आप ड्यूटी करते ना, आपको छलक के अलग से चमक के दिखेगा समाज में। दिख रहा है सूरज को, तो कभी ये नहीं करना पता है कि वो सूरज है। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, लेकिन जानते हैं जब आपको यूथ देखता है बिहार का, इवन मैं बहुत सारे लोगों से मैं बता दूं कि भैया ये खबर फर्स्ट के जितने व्यूअर्स हैं ना, व्यूअर्स नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये हमें इवन स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं कि भैया ये टॉपिक, ये रिसर्च रहा, ये सबूत रहा। वाह, दैट्स ग्रेट। और पहला चैनल है जिसमें हम किसी नेता को नहीं बैठाते, व्यूअर्स बैठते हैं, उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व बताइए, ऐसा मतलब टू वे कम्युनिकेशन चैनल है। और ये लोग सारी चीजें बताते हैं। ये बोले हमको, इन्होंने बताया कि भैया जाइए आनंद भैया का लीजिए, उनका ये रहा, वो सारी चीजें भेजे। अभी भी उस वीडियो में दिखाएंगे जिसमें आप उठाकर अपना नेम प्लेट लेकर जा रहे हैं। वो उससे याद आया कि जब लास्ट डे आपका ड्यूटी आवर का था, उस समय क्या आनंद मिश्रा, क्योंकि देखिए कोई भी होता है अगर कोई सपना छूटना है तो वो तो दर्द थोड़ा सा रहता है। क्या टीममेट्स में ऐसा कोई जिसको अभी आप मिस कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। आई मीन मेरे साथ मेरी टीम जनरली बड़ा स्टेबल टीम रहती थी मेरी। जब भी जो रहता था मेरी टीम में आ जाता तो रहता था,
है ना। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं होता था कि आज ये है कल वो, ऐसा नहीं होता था। तो मेरा एक बॉन्डिंग बन जाता था इससे, ये तो है। और आई फॉन्डली रिमेंबर मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, मैं बहुत ही मतलब अच्छे से उनको याद रखता हूँ और चाहता हूँ कि जुड़ूँ। किन्हीं कारणवश अभी बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि मैं वापस जाऊँगा, एक बार फिर सबसे मिलूँगा, तो वो रहता है। लेकिन आप जो कहें कि मिस करना आखिरी मोमेंट, आप, हाँ, एक इंसान है, एक इमोशनल मोमेंट होता है ज़रूर, जब आपको लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन मेरे मन में वो फीलिंग नहीं आया कि चीज़ें छूट जाएंगी। वो फीलिंग नहीं आया कभी, अरे यार ये बंगला चला जाएगा, मेरी गाड़ी चली जाएगी, मेरी लाल बत्ती हट जाएगी, ना, कभी नहीं आया। और मुझे फैड ही नहीं है इन सब चीज़ों से। मटीरियलिज्म डज नॉट अट्रैक्ट मी। पैसे मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, गाड़ी घोड़ा ये सब अट्रैक्ट नहीं करते, मुझे इंसान का क्वालिटी अट्रैक्ट करता है। इसलिए मुझे एक चीज़ याद है भैया, ये मेरा भी स्लोगन है कि आपकी ज़रूरत कम है इसलिए आपके ज़मीर में दम है। हाँ यार, ट्रू, सही बात है, सही बात है, और मच ट्रू। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़रूरी है और यही बिहार को चाहिए। इसलिए संघर्ष से जुड़ा हुआ आपकी कहानी है, और जो कल आप संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं जी, या उसको लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बाइक पे निकल रहे हैं, हाँ कोई फॉर्च्यूनर पे नहीं, बिल्कुल। और युवा है साथ में। बिल्कुल। तो इस यात्रा का मोटिव क्या है? आनंद मिश्रा इस यात्रा के तहत क्या मैसेज देना चाहते हैं? गांव टू गांव, डोर टू डोर नोक करके क्या आदमी को बताना चाहते हैं आम जनता? मैं यही, हम लोग यही बताना चाहते हैं, देखिए कि ये एक ऐसी लड़ाई है, एक बेहतर बिहार की लड़ाई, जो सबकी लड़ाई है। कुछ लोग बस मूक दर्शक बन के, ज़्यादातर लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ज़रूरत पड़ा तो इलेक्शन के टाइम में भाई जब आएगा वोट डालना, कुछ लोग होंगे जो कि हाँ एक बेहतर बिहार के नाम पे भी वोट डालते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं डालता है, डालते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को ध्यान नहीं आता, तब उनको वो सब बातें आती हैं छोटी मोटी। अच्छा, ये मेरे लड़की के शादी में आए थे, ये मेरे पिताजी गुजर गए थे वो आए थे, ये मेरे बच्चे का बर्थडे में आए थे, वो सब चीज़ें, या मेरी जाति के हैं, या भैया को ज़रूरत हुआ तो उसने 500 रुपया हमको दिए थे, चुनाव के एक दिन पहले देखो ना अच्छा बिरयानी भिजवाए थे घर पे, है ना, मिठाई। ये सब जब मुद्दों पे आप वोट डालने लगते हैं, है ना, जब आप इस बात को भूल जाते हैं कि आप जिसकी बड़प्पन को समझ के आप जैसे ऐसे लोगों को जिनकी कोई भी बात से आप प्रेरित होकर उनको वोट डालते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके जाने अनजाने, चाहे ना चाहे नहीं पता, बट उन्हीं के बच्चों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के लाठी से मरवाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से सजग करना चाहते हैं कि भैया आप चाहे पॉलिटिकली इस बात को लेके आप समझिए कि अगर सच में एक बेहतर भविष्य आपको चाहिए, अगर सही में आप चाहते हैं बेहतर बिहार में रहने का, जीने का मौका मिले, तो समझदारी के साथ, सोच समझ के कि आपकी सच में ज़रूरत क्या है, उस समझदारी के साथ आप वोट डालिए। किसी को वोट डालिए, हमको या मेरी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी को वोट डालिए, लेकिन उस समझदारी के साथ डालिए। इसलिए मत डालिए कि आपकी बिटिया की शादी में आया था तो भैया बाबूजी गुजर गए थे तो आया था, मेरा बेटा का बर्थडे मनाने आया था, है ना, तो उसके अन्नप्राशन में आया था, तो या तो बिरयानी घर पे भिजवाया था, या मिठाई लेके आया था, या मिले तो 2 बार कंधा पे ठोक दिया था हमको, 2 आदमी के संग सेल्फी लिवा दिया था। ये सब चीज़ से उठ के हमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए 38 जिला में जाएंगे जी, या फिर जो पहला रोड मैप है वहीं तक? नहीं, देखिए प्लान तो है 38 जिला में जाने का, कितना जाएंगे, कितना हो पाएगा इसका ये नहीं है कि अभी से बड़ा बड़ा बोल दें। प्लान है 38 जिले में जाने का, प्लान है 534 ब्लॉक को टच करने का, प्लान है 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरसाइकिल के द्वारा बिहार को देखने का, समझने का और खुद को भी समझाने का, ये प्लान है। कितना हो पाएगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो कहते हैं हम तो करने की चाहत रखते हैं, कितना हो पाएगा, क्या हो पाएगा, इसके लिए बड़बोलापन ठीक नहीं है कि हम ये नाप देंगे। प्रयत्न ये, दिस इज द गोल जो आपको बताया मैंने, इसी को हम पाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि अगर किसी को सच में जानना हो तो उसके इतिहास को पढ़ने से उसके वर्तमान और भविष्य को अच्छे तरीका से मापा जा सकता है। तो आपके इतिहास जो है 100% अचीव्ड, गोल जो आपने 3 साल से जो बुकमार्क्स टिक करना स्टार्ट किया, तो अचीव करने के बाद ही पूर्ण विराम उस सपने पर लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप बुकमार्क्स टिक करने निकले हैं 38 जिला में, ब्लॉक वाइज, गांव वाइज, डोर टू डोर कैंपेन,
क्या लगता है इस बार बिहार जाति के बंधन से मुक्त होकर छात्र के हित में वोट करे? मैं बताऊं आपको, किसी समाज में ये सब, चलो फिलोसफिकल नहीं बताएंगे, जाति समझाने में नहीं जाएंगे कि विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे समझाया था कि जाति एज जस्ट ट्रेड गिल्ड्स, तो वो नहीं समझा, उसमें नहीं जाते हैं हम। बात करें, आपने कहा कि जाति से निकल पाएंगे, नहीं, चेंज द सीन। जाति से निकालने का कोशिश ही नहीं करना है, उनको दूसरे पक्ष पे फोकस करने को बोलिए। हमारी जनता के पास टॉपिक्स बरगला दिए गए हैं, जनता हमारी बहुत समझदार है, बिहार के लोग बेवकूफ मत समझिए, समझते हैं, लेकिन उनके समक्ष जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही गलत रख दिया जाता है। जाति पे बात करने लगी तो भाई जाति का सेंटिमेंट जाग जाता है, इमोशन जाग जाता है और आदमी जाति में उस बहकाव में चलता है। आप देखिएगा, ज़्यादातर नेता लोग आपसे पढ़ाई की बात ही नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, पढ़ाई की बात नहीं करेगा, दवाई की बात नहीं करेगा, कमाई की बात नहीं करेगा, आपकी किसी प्रॉब्लम की सुनवाई की बात नहीं करेगा, बात करेगा वैसी चीज़ों को जो आपको इमोटिव होता है। आई थिंक वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के दिल को, मतलब है ना, मैनिपुलेट किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जब नया जो राजनीति होना चाहिए बिहार में या भारत में, वो इन मुद्दों पे नहीं होना चाहिए। इश्यूज जो हैं वो रेलेवेंट और मतलब कंटेम्प्ररी होना चाहिए कि आज के टाइम में कौन सा टॉपिक है जिससे कि उस परिवार का इशू या उसके जो दर्द हैं या ज़रूरतें हैं वो उसको छू रहा है, उस बात को। आप किस जाति से हैं उससे आपका जीवन का अगर बदलाव देखिए, गरीब ब्राह्मण भी है और गरीब मतलब जो शेड्यूल कास्ट से हैं वो भी गरीब हैं अपने। तो हर तरह के लोग को आप देखिए कि उसमें अमीर भी हैं, हमारे SC ST OBC उसमें अमीर लोग भी हैं, अमीर ब्राह्मण भी है और राजपूत और भूमिहार भी अमीर है। तो हर जाति में अमीर और गरीब है। आप बोलेंगे इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, अब प्रोपोर्शन वो सब आप स्टैटिस्टिक्स में मत जाइए। ये लॉजिक ही, आपका लॉजिक ही गलत है कि आप जाति में दर्द को समझते हैं। एक हरिजन का भूख क्या ब्राह्मण के भूख से कम है? या एक ब्राह्मण का तकलीफ क्या किसी भी OBC या किसी भी हरिजन के तकलीफ से कम है? तो आप उस तकलीफ पे ध्यान दीजिए, ना कि वो ब्राह्मण का तकलीफ है या हरिजन का तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है उस पर बात कीजिए, वही बात नहीं हो रही है। इसी का मुद्दा उठाने का ये पूरा प्रयत्न है कि आप मुद्दों पे बात करिए। आपका प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई का प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम है, युवाओं की कमाई का प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की दवाई का प्रॉब्लम है, महिलाओं के, किसानों के और पूरे समाज के विभिन्न हिस्सों के प्रॉब्लम्स के सुनवाई का प्रॉब्लम है। तो इन मुद्दों पे हम नहीं करके हम लोग चले जा रहे हैं जात पात पे डिस्कस करके, पॉलिटिक्स उसके अराउंड घुमा रहे हैं। तो ये सब केंद्रीकरण करने का एक तरीका है राजनीति में, मतलब वो कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, एक केंद्रीकरण। तो इसी भ्रम को तोड़ना है, लोगों के बीच समझाना, और कोई हो जो इस बात पे बार बार उनको याद दिलाते रहे। तो इसका प्रयत्न करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि एक बार बिहार इस बात को समझ जाए और इस चंगुल से निकल जाए तो बिहार की जिस गति से आगे बढ़ेगा ना ब्रदर, मैं बताता हूँ, वो नेचुरली बढ़ेगा। कोई नेता का उसमें बड़ा ही नहीं है कि नेता कोई बढ़ा देगा बड़ा, बिहार नेचुरली बढ़ेगा। मोमेंट बस कि उसका एनर्जी जो मिस डायरेक्ट कर देते हैं उसको वहाँ से करके उसको नॉर्मल पॉजिटिव जगह में लगाने दीजिए। एक नेता का इतना ही काम है, लीडर का, एनर्जी को सही चैनलाइज कर दीजिए। सही चैनल करेंगे, जैसे ही आप ये रास्ता तय कर देते हैं, सही तरीके से दिखा देते हैं, तो गंगा होती है, गंगा, पवित्र गंगा बहेगी। जैसे आप उसको फ्रिंजेस को तोड़ते हैं, इधर उधर का चीज़ बाढ़ में तब्दील कर देते हैं उसको, तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है। फिर वो गंगा आप नहीं बुलाते हैं। जब बाढ़ में कोई बोलता है कि गंगा आई है, मैं दरबार बोला बाढ़ है ना। तो ये ऐसा ही है कि जब टॉपिक्स आपके, जब आप ठीक करके सही टॉपिक्स में लेके जब जाएंगे एनर्जी को, तो वही गंगा से एनर्जी बन सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके बांध को, वो सब चीज़ तोड़ के सबको मिला दिया, मटिया मेल कर दिया और उसको बाढ़ में क्रिएट कर दिया है। तो आपको मौका मिलेगा तो कितना दिन में अगर आपकी पार्टी बनती है, जैसा कि मुझे लग रहा, देखिए मैं अपने व्यूअर्स के सामने एकदम ट्रूथ बोलता हूँ, क्योंकि ये हमारा भैया कोई विंग नहीं है, right. बस यही टीम है जी। ये है कि हम टाइम देख के काम नहीं करते, हम 24 घंटा ऑन रहते हैं। बिल्कुल, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। सभी हम लोग एक परिवार हैं और 25,000 ही हमारा सब्सक्राइबर अभी हुआ है, क्योंकि इनिशिएट स्टार्ट, लेकिन ये भी परिवार है। ये लोग हमें को बताते हैं कि भैया इस सीट पे यहाँ प्रॉब्लम है,
रियलिटी बता रहे हैं, किसी भी चैनल में जाइएगा कोई व्यूअर्स इतना एक्टिव नहीं मिलेगा। राइट। कि ये लोग बताते हैं कि भैया यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कराइए। इवन मैं इन लोगों को खाली बताया था कि झारखंड में यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ इस सीट के लिए, ये लोग बताएं कि इस टोला में जाके इस गांव में देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, भैया सॉल्व करवा दीजिए। मतलब इतना इन लोग हमारे जो खबर फर्स्ट के व्यूअर्स है इतना एक्टिव है। अब वो लोग का इनका मतलब ये दिल से चाहते हैं कि आप आए। बक्सर के बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं इस बार हम लोग आपके लिए हैं, सोच रहे हैं। नहीं, बक्सर के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि देखिए गलत फहमियाँ फैलाई जाती है। लोग कह रहे थे ऐसे ही घूमने टहल रहे हैं, चले जाएंगे, हाँ चुनाव में उनको रुकेंगे नहीं यहाँ पे घूम। तो अब लोग देख रहे हैं भाई यहीं पे कहाँ गया है, हाँ जा फिर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लोग होते हैं अपने अपने, देखिए शक है लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से ज्वाइन कर? नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं पूर्णकालिक तौर पे यहाँ पे लोगों के बीच में हूँ और काम करेंगे। थोड़ा वही स्ट्रक्चर्ड और संगठित तौर पे काम किया जाए, तो उसी का प्रयास है। और बिलीव मी, मतलब बिहार को उभरने में आप जैसे भी बच्चे हैं बिहार के, हम जैसे लोग हैं, और भी आप सर आपके काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि हम मेरे और आपके ही कैटेगरी में आएंगे, तो जो कि चाहते हैं जेन्युइनली कि जिस देश में, जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसको अपनी माँ कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, उसका संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो। वही सब लोग जो हम चाहते हैं ना, बस हमें अपनी चाहत को कर्म में तब्दील करना है, उसको हमें एक्टिवेट करना है। खाली चाहने से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं भैया ये करे, फेसबुक पे इतना रीच जा रहा है, इतना, अरे भैया आप मिलियंस हो सकता है, वोट आपको 100 ठो नहीं मिलेगा। सही बात है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सोशल मीडिया पे आप क्या हैं, उससे फ़र्क नहीं। तो अगर हमें कुछ कहना है, बड़ा सा पोस्ट हम लिख दिया भाई ये समाज में ये खराब वो खराब, भैया ठीक है वो भी लिखिए, वैचारिक तौर पे उसका भी प्रस्तुत करिए, लेकिन उसका 10% कम से कम एक दिन समाज में उतर के कुछ करिए। इससे अच्छा है कि आप उतरिए, समाज में जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, काम करिए, किसी की ज़िंदगी बदलिए, उसको आके सोशल मीडिया पे लिखिए। ये खराब नहीं है। आपने कुछ अच्छा किया सोशल मीडिया पे डालिए, खराब नहीं है, अच्छी बात है, अच्छाई को फैलाइए। तो कुछ किए हुए कुछ नहीं, खाली बैठ के ज्ञान दिए जा रहे हैं, यार इसको ऐसा करना चाहिए, इसने गलती कर लिया, कुछ आएंगे कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल के लिख के चले जाएंगे। तो ये समझिए कि आप अपने बेसिकली चरित्र का प्रेषण कर रहे हैं वहाँ जाके सोशल मीडिया पे। तो जो थोड़े समझदार लोग होंगे देख के समझ में आएगा, अच्छा ये भाई ने ये लिखा है, अच्छा ये इनका चारित्रिक विशेषता है। वो जो कमेंट देंगे उससे उनकी चारित्रिक विशेषता निकल के आती है। अगर आपको गाली देते हैं तो आपको नहीं दे रहे गाली, वो उनके अंदर से निकल रहा है गाली, मतलब गाली उनके अंदर है, आप में थोड़े ना है। अंडरस्टैंड? मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसा मतलब इतना जहर उगलते हैं, तो भैया आप सांप ही हो गए तभी जहर उगल रहे हो, है ना। अगर भैया कुछ और होते तो उस जो होगा वही ना दोगे। तो इस तरह की समाज में जो चक्र में फंस गए हैं मुझे अच्छे लगता है लोग, भैया उनको उससे निकलने की जरूरत है। ऑब्जर्व किया हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बिहार में नेता जो सभी पार्टी को मैं बोल रहा हूँ, वो चाहे बीजेपी, आरजेडी, जदयू, ये लोग तो पहले रट लिए हैं 2-3 चीज, दलित, वंचित, शोषित, ये सब रटा हुआ है इन लोगों का। मतलब इसका रटने का मतलब बिहार में आप नेता बन रहे हैं। दूसरा, ये लोग बीमार बना दिए बिहार के तमाम 13 करोड़ का आवाम आज बीमार है। बुरा नहीं लगना चाहिए, 25,000 इंक्लूड कर रहा हूं मैं आप लोग को भी, कहीं ना कहीं तो आप बीमार हो। वो चाहे आजकल एक और चीज देख रहा हूं मैं आनंद भैया की, लोग विंग में फंस गए। कोई राइट विंग बोलता है, कोई लेफ्ट विंग बोलता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं, मतलब ये नहीं बोलता है कि हम ट्रूथ देखते हैं या ट्रूथ बोलते हैं, हम हर जो सही है हम उसके साथ रहते हैं, ये कोई नहीं बोल रहा। कहीं ना कहीं एक मानसिकता है जो कहीं ना कहीं हिट करता है, वोट देने समय हो या कुछ बोलने समय हो। ऐसा क्यों? इस चीज को कब तक बिहार, मतलब कब तक चेंज हो जाएगा? हो जाएगा जब हम लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेंगे, जब मतलब आर्थिक रूप से बेहतर हो जाएंगे ना। बहुत बार क्या होता है कि आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड है हर जगह, मतलब आप बाहर निकलिए तो फ्रस्ट्रेशन, घर में अलग फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस जाइए तो फ्रस्ट्रेशन, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, टीवी पे फ्रस्ट्रेशन, सोशल मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन, तो हर जगह इतना फ्रस्ट्रेशन देखता है कि वो ऐसा हो गया है। तो मुझे लगता है कि जब हम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्थिक स्थिरता आ जाएगी जब लोगों में, तब वो थोड़ा सा सोचने में गंभीरता आता है। पेट भरा हुआ है, कोई जल्दी नहीं है, तो आप ठीक है,
अब आप ठीक से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तब शायद थोड़ा सा बदलाव शुरुआत होगा। जैसे आपकी आर्थिक स्थिरता आएगी तो आप गंदी चीज़ें, ख़राब चीज़ों से दूर हटना चाहोगे, जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे। तो अब सिर्फ रूम को सफाई करना या अपने आसपास सफाई नहीं, फिर वो एक पार्ट है, वहाँ से शुरुआत होगा। फिर आप सोच की सफाई करेंगे, एक पॉजिटिव लाइफ जीने चाहेंगे, आप खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाएंगे खुश होने के लिए। आजकल लोग डिप्रेशन की दवाई, कैसे भी आप उससे निकले। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि आर्थिक स्थिरता, आर्थिक बेहतरी से ये परंपरा शुरू होगा बेहतर होने का। मुझे पहली बार क्लियर आंसर मिला है, जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन आंसर मिला है। और मैं चाहूँगा, मैं दिल से बोलता हूँ, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोग बिहार में आए, बने। एज अ ब्रदर मैं बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई कि आपकी ज़रूरत है बिहार को। नहीं, थैंक यू सो मच। मतलब एक्चुअली हमें भी लगता है कि हम लोग भी करना ही चाहते हैं, और यहाँ मतलब लोग भी समझेंगे, आप भी समझेंगे कि हम लोग कुछ लेने नहीं आए हैं। सब था हमारे पास, सब छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं सोचे कि अच्छा छोटा छोड़े बड़ा चाहिए ना, वो नहीं है। बड़ा खाली क्या प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से कि हमारे काम का, हमें पता है कि हम जो काम वहाँ कर सकते थे उसका अफेक्ट जाके गिरता था 15 लाख लोगों पे, 20 लाख लोगों पे। लेकिन अब ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसका अफेक्ट गिरे जाके 14 करोड़ लोगों पे, 140 करोड़ लोगों पे, वो लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ वो, हमें उल्टा ये नहीं चाहिए कि भैया हमको जो सैलरी मिल रहा था 2 लाख रुपए तो हमको 20 लाख रुपए चाहिए ना, वो मानसिकता नहीं है। ये बात जब लोग समझ जाएंगे इस बात को, कितना खाना खाएंगे आप, है ना, कितना चाहिए आपको जीने के लिए, तो ये लोगों को क्या ना कि अच्छे लोग सामने पड़ जाते हैं ना आशुतोष भाई, लोग शक करने लगते हैं, नहीं यार अच्छा कैसे होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। आई अंडरस्टैंड, वो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता वाली बात है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन वही है कि थोड़ा सा ट्रस्ट, अगर लोग मतलब अपने ऊपर भरोसा होगा ना तो आपके ऊपर भरोसा होगा। लोग खुद पे भरोसा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ ना भैया, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ। आज मैं लाइव डिबेट में भी था, तो मैं गर्दनी बाग में स्टूडेंट को बोला, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, बोले कि आप फोटो सेशन मत करवाओ। आज आप देखे होंगे कि जिस तरह से कुछ लोग आए, राहुल गांधी आते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, चले जाते हैं। एक आपके जैसा भी शख्सियत जाता है, जो इवन मैं बता दूं कि सभी मीडिया चैनल को बोलते हैं कि आप लोग ऑफ हो जाओ, कैमरा बंद कीजिए, हमें बात करना है स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल। और उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने निकल पड़ते हैं आप, और आज उसी का दिन है कि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है जी। लेकिन एक आश्वासन दिया जाता है नेताओं के द्वारा, क्योंकि अभी आप नेता नहीं बने इसलिए, क्योंकि अभी तो आप भाइयों के भाई हैं, बिल्कुल, इसलिए आप में हमेशा यही रहेगी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप हमेशा भाइयों के भाई ही बनकर रहिए, यही परिचय रहेगा हमेशा। नेता मत बनिएगा। नहीं, नेता खराब वर्ड नहीं है। नेता जो शब्द है वो हनुमान जी के नाम पे है ना। तो नेता इज़ नॉट अ, नेतृत्व करने की जिस बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि नेता शब्द खराब है। हाँ, कुछ खराब लोग नेता जरूर है, नेता खराब नहीं है। कुछ आनंद मिश्रा के हिसाब से कुछ या सभी है? नहीं, कुछ सब ने खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग अच्छे हैं। देखिए अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया ना, देखिए ये बड़ा विशेष साइकिल है। बोलते हैं करप्ट है, तो करप्ट नेता, करप्ट अधिकारी कब होता है? जब समाज में करप्शन होता है, उसी समाज से निकल के आता है। और आशुतोष भाई आप जाके देखिए ना, आप अपने ही मित्रों से मिलिए, अरे यार उसके पास देखा गाड़ी मस्त है भाई, लड़का सक्सेसफुल है, पूछेगा नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो पैसे का जो प्रधानता हो गया ना समाज में, दुर्भाग्यवश आप पढ़ाई की प्रधानता नहीं है। आपसे कभी पहले मिलते हैं, देखेगा, पूछेगा अच्छा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अच्छा क्या, दे विल ट्राई टू जज यू इकोनॉमिकली। क्या भैया ये बताओ पैसे में कहाँ खड़े हो, ये नहीं पूछा कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अच्छा पीएचडी किए हैं, अच्छा ठीक, तो पिताजी क्या करते, अरे पूछ तो लो पीएचडी किस टॉपिक पे किया है, उस टॉपिक के बारे में, उसका थीसिस किस पे था, उसके बारे में डिस्कस करके जान लो। उसकी नॉलेज की गहराई नहीं पूछेंगे, जेब की गहराई पूछेंगे। ये जब ऐसा समाज हो जाएगा ना मेरे भाई, तो फिर ये डावाडोल हो जाता है पूरा व्यवस्था। तो आप मत गाली दीजिए किसी नेता को करप्ट है, अधिकारी को करप्ट है। अभी तो हैं, बच्चे का एडमिशन करवाने गए थे ना नेता के पास, भैया नर्सरी में एडमिशन वहाँ करवा दीजिए। जब आपने गाड़ी का चालान कट गया था, फ़ोन किए थे ना किसी को, भैया छुड़वा दीजिए। तो वो क्या है, या तो किसी को दिए थे ना कि भाई 1000 रुपये लगता है, भैया ये 200 रुपये रखिए छोड़िए।
निकले थे ना भाई, किसी सिपाही हवलदार को 200 रुपया देखिए, वो क्या था, है ना। कहीं पे किसी दुकान पे आपको ज़्यादा पैसा 10 रुपया लौटा दिया था, आप वापस नहीं लौटाए थे ना, लेके घर आ गए थे बोल के अरे बचा लिया 10 रुपया। किसी ठेले पे गए जब आलू खरीदने, बोला तो उससे 2-3 रुपया कम करा के खुश महसूस किए ना, अरे वो हमको चला था चलाने, देखो उसको कर दिए। गांव में जाते हैं बड़ा ख़राब लगा, कोई मैं बताता हूँ आपको कि क्या बोले, रिलेटिव्स ही हैं कुछ जान पहचान वाले, ऐसी बातें करते हैं, देख लो भैया आज खर्चा करा दिया उनका, ये अचीवमेंट है। सोचिए, मानसिकता सोचिए, कि आज आपसे अगर आपने समोसा खिला दिया तो 2 को बोलेगा देखा आज इसका खर्चा करा दिया। कहाँ है यार हम लोग, किस मानसिकता में जी रहे। और फिर उस समाज से हम, वही आदमी उसके बाद उल्टा बोलेगा सब ससुरा करप्ट बाड़े, सब करप्ट है, सब खराब है, भैया आप ज़मीर झाँक के देखिए कभी। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कि विश्व साइकिल है, गोल गोल है। कौन पहले करप्ट है, वो पहले खराब कि ये खराब। तो ये सब चीज़ों में जब हम घुसेंगे, एजुकेशन आए, आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, आप संवेदनशीलता आ जाए समाज में, है ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है ये 3 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है स्पेशली। बहुत बहुत गहरी बात बोल रही है आप, तो नब्ज दबाती है। मतलब इसको मुझे नहीं लगता कि एक यात्रा आपको लगेगा इसको सुधारने में। नहीं, ये तो है, एक संघर्ष तो नहीं है ये आपकी। संघर्ष अगर सच में है तो ये बहुत बड़ी संघर्ष है। इसमें मतलब हम लोग तो लगे हुए हैं। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन मुझे लग गया था भैया ये स्टूडेंट बीपीएससी वाला मुद्दा ऐसा है ना कि मैं ना समझ जाता हूँ चीज़ों को बहुत जल्दी। जिस दिन जेपी आंदोलन पे लाठी चला, मेरा दिमाग उसी दिन समझ में आ गया कि सरकार मानने वाली तो नहीं है, बहुत प्रेशर है। क्वेश्चन माफिया का इतना प्रेशर है सरकार पे, पहली बार इस बिहार में, मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ, प्रेशर है जिस प्रेशर के आगे जनता का प्रेशर नहीं दिख रहा है सरकार को। लेकिन उस दिन ही मुझे लग गया था कि बहुत सारी चीज़ें गलत चल रहा है। लेकिन एक चीज़, थॉट प्रोसेस आपने जो आज दिखाया है ना इस बिहार को, नहीं। वो चीज़ ज़्यादा, मतलब सरकार इसलिए करप्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। हम ही लोग अपने जमीर को बेच देते हैं वोट देने समय, इसीलिए हमारा भविष्य भी आज बिका जा रहा है। सही, कहीं ना कहीं। और मैं कहूंगा तमाम लोगों को कि अगर आप इस बार नहीं 8 महीने में सुधरे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इस बिहार में अगले 10 साल में होने वाला। क्योंकि इसी बार मौका है कि अगर आपको अपना भविष्य और वर्तमान सुरक्षित करना है तो छात्र हित में वोट करें। जो बच्चों की बात मानेगा, जो बच्चों के हित की बात करेगा, बिहार पे वही राज करेगा। हमारे साथ मौजूद थे यूथ आइकॉन बिहार के। सबसे पहली बात मैं तो स्टार्ट ही किया था, जिसका शेर का कलेजा देकर ऊपर वाला भेजा, जादूगर। हाँ देखिए, एक चीज तो याद आ गया इनका सिंघम तो सिनेमेटिक वर्ड होगा, जादूगर आपके, लेकिन व्यक्तित्व में एक जादू है। उस जादू का राज के साथ छोड़े जाते हैं, उस जादू को बता दीजिए बस। नहीं, कोई क्या है कोई जो आपका हर कोई मुरीद क्यों हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शख्सियत का इंटरव्यू लेने के बाद मेरा मतलब दिल से ये निकल रहा है कि नहीं, मैं किसी ऐसी शख्सियत से मिला हूँ जिसके बाद से अगर मुझे लाइफ में किसी का इंटरव्यू ना भी मिले तो कोई मलाल नहीं। ये आपका बड़प्पन है मेरे भाई, ये बड़प्पन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम और आप एक चिंगारी की तरह हैं जो इस बड़े से ब्रह्मांड में एक सेकंड के लिए जल के और चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस यही है कि जल के भी किसी की रोशनी का कारण बने, तो ये एक फीलिंग लेके जब चलेंगे तो वो जादू नज़र आता है, मैजिक होता है। अब अपने से उठ के थोड़ा जिया जाए, है ना, तो थोड़ा सा जादू होता है। कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, तो होता है ना, किसी के मुस्कुराहटों पे हो रिसा वाली बात रहती है। हाँ, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, लेकिन ये सब करते रहिए, लेकिन साथ में मुस्कुराते रहिए, ये ज़रूरी है। जादू होता नजर। चलिए, जल के मुस्कुराहट। जय हिंद।